ऑफ डिस्कशन। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें है फेजर अलजेब्रा। तुम्हें मैंने कल इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि अगर कभी जिंदगी में ई का वैल्यू तुम ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखते हो तो उसको तुम अगर फेजर में कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो लिखते हो ई बार इज इक्वल टू ई नॉट एंगल ओमेगा टी को नहीं लिखते क्योंकि ये हर एक में आता है, सिर्फ ये फेज लिखते हो जो रहता है अल्फा। और अगर ये प्लस अल्फा है तो उसका मतलब होता है कि ये जो तुम्हारे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है ये ऐसे करके अल्फा एंगल पे इसके रेफरेंस के हिसाब से। और अगर तुम E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा लिखते हो तो उसका अगर तुम फेजर लिखना चाहते हो तो उसका फेजर तुम्हारे पास E वेक्टर है जी नॉट एंगल माइनस अल्फा आ जाएगा। उसका मतलब होगा ये अल्फा एंगल नीचे है, E नॉट वेक्टर जो है वो अल्फा एंगल नीचे है, ये ई नॉट ऊपर है। और इसकी परछाई जो होती है इसकी बात करते हैं, ये जो रहती है हमारे पास। ओमेगा टी को नहीं लिखते हैं साथ में बिकॉज वो एक जनरल टर्म है, सभी में आ रही है। और मैंने तुम्हें बताया था स्टैंडर्डाइज्ड वे में जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस होता है तो उसका जब तुम फेजर लिखना चाहते हो तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है आर वेक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर और एंगल जीरो। एंगल जीरो क्यों? बिकॉज करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का तुम फेजर लिखना चाहते हो रिएक्टेंस के साथ तो लिखोगे एक्सी बार एज नो डाउट एक्सी विच इज नो डाउट इज ओमेगा सी और एंगल आएगा माइनस पाई बाय 2 क्योंकि तुम्हें बताया हुआ है ई लीड्स आई सॉरी ई लैग्स आई बाय पाई बाय 2। उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर के लिए अगर तुम फेजर लिखना चाहते हो तो वो आएगा एक्सएल, एक्सएल ओमेगा ओमेगा एल और इसका एंगल आ जाएगा प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्योंकि इसमें ई लीड्स आई बाय पाई बाय 2 आएगा, ये रिजल्ट आएगा। इसको याद रखना, ठीक है। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आज हम लोग फेजर अलजेब्रा के बारे में करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, कहते हैं फॉर मैथमेटिकल calculations phasors can be treated like the complex numbers। उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें पता ही है बेटा, z वेक्टर की तरह लिखते हैं, वो होता है a प्लस आयोटा b। इसको लिख देते हैं ऐसे, ये i लिखा है जो, ये होता है आयोटा। थोड़ा सा बेसिक्स है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको बोलते हैं रियल पार्ट और ये जो b के साथ आयोटा के साथ जो लगा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसको बोलते हैं, तो याद रखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का मेथड है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का मेथड है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b।
अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनाना है। ऐसे एडिशन अगर तुम्हें करना पड़े, दो फेजर्स का अगर तुम्हें एडिशन करना पड़े, दो फेजर्स का अगर तुम्हें एडिशन करना पड़े तो कैसे करोगे? z बार इज इक्वल टू z1 अल्फा 1 प्लस z2 अल्फा 2। तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है। इसको कैसे करोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा z वेक्टर इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा z0 और एंगल आ जाएगा थीटा। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे आएगा, तो सुनो, तुम्हें अभी बताया था मैंने, ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन तुम z1 के लिए ड्रॉ करो ऐसे करके, और ये एंगल आ गया तुम्हारे पास अल्फा 1। एक लाइन तुम z2 के लिए ड्रॉ करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि अगर कभी जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया एसी का, तो ये अलजेब्रा लगा देना, क्लियर हो जाएगा। अब तुम सारी चीजों को छोड़ दो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। तुम ये समझो तुम्हारे पास ये दो लाइंस तूने जो ड्रॉ किए ये दो वेक्टर्स हैं, और ये आ गया तेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर। जब तुम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हो बेटा, तो ये वेक्टर को इधर प्लेस कर देते हो। ये z1 होता है, ये z2 होता है, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास आ गया ऐसे z0 एज ए रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको तुम बनाना चाहते हो पूरे का पूरा अच्छे से, तो कैसे बनाओगे बेटा? ये जो रेड वेक्टर ड्रॉ किया है इसको इधर ड्रॉ कर दोगे, ये z1 आ जाएगा। यहाँ ये जो तुमने ब्लैक बनाया है पैरेललोग्राम बना दिया ना बेटा, जैसे तुमने वेक्टर्स करा था 11वीं क्लास में। बेटा करी है ना 11वीं क्लास? चाहे ऐसे ऐड कर लो चाहे ऐसे ऐड कर लो, क्या दिक्कत वाली बात है? ओके, तो ये रिजल्ट आ गया और ये एंगल आ गया तुम्हारे पास थीटा। बस जैसे तुम इसको सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व कर देना। ऐसे z0 वेक्टर एज z1 वेक्टर प्लस व्हाट बेटे z2 वेक्टर, और एक तरह से एंगल कितना आ गया इनके बीच में वो भी तुम लिख सकते हो, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 करके, है ना? ठीक है, मैं भी तुम्हें क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, टेंशन नहीं है, पर तुम्हें यही बताया कि वेक्टर अलजेब्रा लगा दिया मैंने, ये बता दिया वेक्टर अलजेब्रा लगा दिया, ठीक है, एडिशन के लिए। और अगर तुम सब्ट्रैक्शन की बात करते हो या कुछ भी करते हो तो वो माइनस हो जाएगा ऐसे करके। और अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ फेजर्स की बात कर रहे हो कि दोनों को सर मल्टीप्लाई करना है, z0 को मल्टीप्लाई करना है, z1 डॉट z2 आएगा। पहले वाले का तुम क्या लिखने वाले हो? z1 एंगल अल्फा 1, और दूसरे वाले का z2 एंगल अल्फा 2। यहाँ से प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है? z1 z2 आ रहा है, और एंगल क्या आ रहे हैं? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। जब प्रोडक्ट करना है तो एंगल हमेशा ऐड होंगे, इसको याद रखना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल्स हमेशा ऐड होते हैं, इसको याद रखना, जिंदगी में याद रखना है इसको। और अगर तुम कभी डिवीजन ऑफ फेजर्स की बात करोगे, z0 एस z1 बाय z2, तुम्हारे पास ये आ जाएगा z1 बाय एंगल अल्फा 1 बाय z2 बाय एंगल अल्फा 2। तो तुम्हारे पास इसका रिजल्ट आएगा z1 बाय z2, जो रिजल्ट आता है नॉर्मल वो तो आना ही आना है, और ऊपर वाले एंगल में से, फेज एंगल में से नीचे वाला फेज एंगल माइनस कर देते हैं जब तुम कभी जिंदगी में
क्या करते हो, डिवीजन करते हो। अब मैं तुम्हें इसको सॉल्व करने का एक मेथड बता रहा हूं, सुनो। यही लॉजिक याद रखो बस, एक छोटा सा लॉजिक। अगर दिमाग में परेशानी चल रही हो तो कभी याद करना, who invented the sign plus, why that method has given you 5, what was the logic behind that, what was the concept behind this, जिसकी वजह से 3+2 को कभी जिंदगी में 5 लिखा गया, क्यों पढ़ाया गया हमें, और इसका नाम 5 ही क्यों होता है, 5 का सिंबल है ऐसे लिख देते, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मैं इसको 5 ना बोल सकूं और इसको मैं 10 बोल सकूं और इसको मैं 1 लाख बोल सकूं। लॉजिक यही चीज का होता है, जो फंडामेंटल्स जैसे दिए जाते हैं उनको एज इट इज समझना होता है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, हाउ टू प्रोसीड विद दिस, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन सॉल्विंग दिस फेजर्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस ओनली, बिकॉज ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में बहुत शॉर्टकट, अभी तो थोड़ा सा टीडियस लगेगा, लेकिन जब तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे दिमाग में टन 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 स्टक, ये आंसर आ गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे से। अब मैं तुम्हें फंडामेंटल्स सिखा रहा हूं, देखो। जैसे फेजर एनालिसिस, स्कूल के पेपर में ना लिखना इसको, पर आजकल तो बोर्ड का पेपर भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फेजर एनालिसिस ऑफ अ रेजिस्टेंस across ACMF। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारे पास एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, E0 sin ओमेगा टी, और ये रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू क्या आती है, R एंगल 0। और ये तुम इसका फेजर ऐसे कैसे लिखते हो, E वेक्ट बार एज E0 एंगल 0। तो इसके लिए जब तुम करंट फेजर लिखना चाहोगे इन दिस सर्किट, जब तुम करंट फेजर लिखना चाहोगे, करंट कितना आता है, करंट की वैल्यू क्या आती है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ तो तुम्हें पता ही है, तुमने लिखा E0 एंगल 0 बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू R एंगल 0। अब तुम इसको डिवाइड कर रहे हो, E0 बाय R तो एक रिजल्ट आ गया, और ये कितना एंगल आ गया, 0। अभी बताया था ना, 0 माइनस 0 तो 0 ही आता है, डिवीजन करते हो Z1 बाय Z2 तो वही रिजल्ट रहता है, और ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, इसका अल्फा भी 0, इसका अल्फा भी 0, 0 माइनस 0 0 होता है। जब तुमने इसका नाम लिख दिया I बार एस I0 एंगल 0, बिकॉज I0 इज E0 बाय R, उसके लिए तुम क्या लिखने वाले हो, I एस I0 sin ओमेगा टी, I एस I0 sin ओमेगा टी। जब तुम इसका फेजर बनाओगे, फेजर डायग्राम, तुम बोलोगे जैसे यहाँ पे ही तुम्हारे पास E0 है, यहाँ पे ही तुम्हारे पास I0 है, और ये ओमेगा टी है, ये फिर ये आ गया है ना, एंड दे आर इन फेज अलोंग द सेम लाइन, लिख सकते हो, ठीक है। बच्चा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद आ गया फेजर एनालिसिस ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस ACMF।
तो इसमें क्या होता है, ये कैपेसिटर है और ये हमारे पास आ गया ई एस ई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर के लिए तुम एक्सी का वैल्यू कैसे लिखते थे, एक्सी एंगल -π/2 से लिखते थे उसको, याद है ना। अब तुम इसके लिए फेजर लिखना चाहोगे, फेजर करंट लिखोगे आई बार। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ये तो आ गया ई नॉट एंगल 0 बाय एक्सी एंगल -π/2। डिवीजन तो डिवीजन ही होती है बेटा, वो तो एज इट इज ही रहती है। ई नॉट बाय एक्सी एंगल, अब ये 0 है और माइनस होता है, 0 -π/2। हमारे पास ये रिजल्ट फाइनली, ई नॉट बाय एक्सी इज नथिंग बट आई नॉट। दिस implies I bar is I naught angle plus π/2। तो देख रहे हो, इसके लिए ई नॉट एंगल 0 है और इसके लिए +π/2 है, तो उसका फेज लीड कर गया। इसकी वजह से जब तुम इसके लिए वैल्यू लिखोगे वो तो यही आएगा, और इसके लिए जब तुम आई का वैल्यू लिखने वाले हो तो क्या आने वाला है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ये वाला π/2 उसमें आ जाता है, उसमें ओमेगा टी लिखा है, उसमें ओमेगा टी प्लस π/2 आ जाएगा। और इस वजह से जब तुम इसका फेजर डायग्राम बनाओगे, देखो ये चीज तभी कर पा रहे हो मैं, हम लोग तभी कर पा रहे हैं जब हमें ये चीजें याद है थोड़ी सी। मैंने जैसे कल भी बताई, ये चीजें याद है, हम लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से जबरदस्त वे में समझ सकते हैं। जब तुम इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो नो डाउट फिर से ये लाइन, इसके लिए तुम ई नॉट लिखोगे, ओमेगा टी आएगा, तो तुम्हें ये कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ये इससे 90 डिग्री पे होना चाहिए, और ये आई नॉट आएगा, ये आई नॉट आएगा। क्लियर हो गया बेटा, इसको याद रखना। ओके, फिर आ गया नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया फेजर एनालिसिस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का फेजर एनालिसिस क्या होगा, सिंपल है, ये इंडक्टर है, ये आ गया, और इसमें फेजर करंट आएगा ईएमएफ बाय
इंडक्टिव रिएक्टेंस ओके। तो तुम्हें पता ही है E का वैल्यू तो E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और इसके लिए जो तुम फेजर लिखना चाहते हो वो आता है E बार एस E नॉट एंगल 0, और ये इंडक्टर होता है। इंडक्टर के लिए एक्सएल बार क्या होता है, एक्सएल एंगल प्लस पाई बाय 2, इसका प्लस होता है। इस वजह से इसका आएगा फेजर E नॉट एंगल 0 बाई एक्सएल एंगल प्लस पाई बाय 2। वाई बार कितना आएगा, आई नॉट, बिकॉज ये वाली वैल्यू तो आई नॉट होगी, एंगल 0 माइनस पाई बाय 2। हमारे पास ये रिजल्ट आई नॉट एंगल माइनस पाई बाय 2 आएगा, बिकॉज आई नॉट की वैल्यू तो ई नॉट बाय एक्सएल होती है। और जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे इस फॉर्मेट में, वो आ जाएगा आई एज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। जब तुम इसका फेजर बनाओगे, अगर ये तुम्हारे पास ई नॉट है और ये ओमेगा टी है, हमारे पास फिर आई ऐसा आना चाहिए आई नॉट, और ये एंगल 90, ये 90 डिग्री पीछे होता है। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? अब देखो, अब देखो आगे। अब तो बार बार प्रैक्टिस हो गई, याद भी हो गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ गया इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट। बच्चा देखो करना क्या है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और एन इलेक्ट्रिक सर्किट impedance is the total ohmic opposition offered by the circuit for AC applied to that circuit or the circuit section और द सर्किट सेक्शन। मतलब टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कितनी ऑफर हो रही है उसको, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कितनी ऑफर हो रही है एसी को, उसको बोल देते हैं इम्पीडेंस। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे मैं तुम्हें सीरीज आरएल सर्किट की बात बताता हूँ इन एसी। इन एसी सर्किट में सीरीज आरएल सर्किट, मेरे साथ साथ सॉल्व करना, इसको इजी लगेगा।
ये इम्पीडेंस निकालने का है, तो ये आर है, ये एल है। तो तुम सीधी सी बात है, इसका इम्पीडेंस लिखने वाले हो तो तुम बोलोगे सर इसका इम्पीडेंस जेड वेक्टर आएगा जो कि आर प्लस एक्सएल होगा, आर प्लस एक्सएल होगा। ऐड कर रहे हैं ना, सिंपल। जैसे तुम वेक्टर्स को नहीं ऐड करते, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वैसा ही। और ये वाला ई वेक्टर जो होता है, क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर तुम इसका फेजर निकालते हो उसको क्या लिखते हो, ई नॉट एंगल जीरो। अब जबरदस्त पॉइंट ये है कि इसका जेड इम्पीडेंस तुम निकालना चाहते हो तो इसका क्या आएगा, इसका फेजर क्या आएगा, आर एंगल जीरो। एक्सेल का फेजर क्या होता है, एक्सेल का एक्सेल एंगल प्लस पाई बाय टू, याद है ना, प्लस पाई बाय टू। ये देखो इंडक्टर के लिए एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, प्लस पाई बाय टू। ये वाला देखो, एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, या एक्सेल सीधा लिख दो, एंगल पाई बाय टू। ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास। तो जब तुम इसका z का वैल्यू लिखना चाहोगे तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि ये जीरो है, वो पाई बाय टू है, ठीक है। तो हमारे पास तुम डायग्राम ड्रॉ कर दोगे जल्दी से कैसे, और इस साइड आर आ जाएगा और इस साइड तुम्हारे पास एक्सेल आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा z। अब ये तुम्हारे पास आ गया ये वाला एक्सेल, और इसका नाम तुम फाई रख लो। डायग्राम देख सकते हो, तो z जो है तुम्हारे पास किसके बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस से। और यहाँ से टेन फाई कितना आ रहा है, एक्सेल बाय आर। बस फिर इसका इक्वेशन क्या आएगा, z फेजर, इसका फेजर रदर, फेजर इक्वेशन क्या आएगा इसका, z बार इज इक्वल टू z का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, व्हाट इज एक्सएल, ओमेगा एल स्क्वायर, और एंगल फाई आएगा, फाई कितना है, tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। ये रिजल्ट आ गया। अच्छा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। नाउ करंट फेजर क्या आएगा, आई बार आएगा। आई बार क्या आएगा, ई बार बाय जेड बार। ई बार कितना, ई नॉट एंगल जीरो। जेड बार कितना, ये जो लिखा है अभी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंगल tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। यहाँ से आई बार किसके बराबर आ गया, ये ई नॉट है और ये वैल्यू, इसका नाम तुम आई नॉट लिख सकते हो। एंगल ये डिवीजन कर रहे हो, जीरो माइनस आ जाएगा, फिर माइनस tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम लोगों के लिए लिखने के लिए नया है, तुम लोगों के लिए लिखने के लिए नया है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। और जब तुम इसके लिए आई लिखना चाहोगे तो वो आएगा आई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ये वैल्यू tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। ये रिजल्ट आ गया। देखो एक सिंपल, वो ऊपर सॉल्व करना है और ये सीधा रिजल्ट तुम लिख सकते हो। तो ये जबरदस्त चीज है जिंदगी में, क्या बात है ना। और आई नॉट का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या है, आई नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, दैट्स इट। बचा, क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो जीरो है, जीरो से बड़ा तो फेजर का जो एंगल है और 90 से कम आ रहा है। 90 कब आएगा एग्जैक्टली, जब आर नहीं होगा उसमें,
और इसमें R है, इस वजह से 90 नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाना। सीरीज RC सर्किट in AC and series LCR circuit in AC। इसको सॉल्व करके दिखाना, सारा कुछ यही करना, करोगे? फेजर भी ड्रॉ करना है इनके, जैसे इसका इसका फेजर अगर तुम बनाओगे, फेजर हमेशा याद रखना, फेजर हमेशा याद रखना, ये करंट और EMF में ही आता है। अगर तुम यहाँ पे E0 लिखोगे तो ये यहाँ पे I0 आएगा और इन दोनों के बीच में पाई एंगल आएगा, जो कि tan इनवर्स XL/R है। ओके, tan इनवर्स XL/R। अब ये दो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। फेजर रिलेशन इन LCR सर्किट, सॉल्व करके जरूर दिखाना एक बार, ठीक है?